हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। हम क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आज हेडिंग लिख लीजिए। आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं एक बार वो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हम कंडक्टेंस पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। उसमें चार्ज फ्लो होते हैं तो उसमें कुछ कंडक्टेंस होगा, उसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसकी कंडक्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी होगी। तो ये जो सारे जो टर्म्स हैं आप हालांकि पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने उसको पढ़ा है एक मेटल कंडक्टर के लिए। एक मेटल कंडक्टर के रिस्पेक्ट में आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें पढ़ी है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टेंस होता है, तो वो किस तरीके से होता है वो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो हम अभी क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेते हैं। जो एक मेटेलिक कंडक्टर है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है मेटेलिक कंडक्टर में करंट किस वजह से फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट किस वजह से फ्लो होता है। यहां पे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते। यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसमें आयन का मूवमेंट होता है, कैटायन एनायन उसका मूवमेंट होता है। तो यहां पे आप लिखेंगे करंट फ्लो ड्यू टू आयंस। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। तो ये इनके बीच का डिफरेंस है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट आप देख लीजिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, मेटेलिक कंडक्टर में केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता, बट यहां पे केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। केमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, एसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट होते हैं और उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो यहां पे आप लिखेंगे नो केमिकल डिकम्पोजिशन फॉर मेटेलिक कंडक्टर। अब इसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है इनके बीच का वो है रेजिस्टेंस। देखिए मेटेलिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस होता है। इसमें रेजिस्टेंस क्यों होता है मेटेलिक कंडक्टर में, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, वो मूव करते हैं और कोलाइड करते हैं आयन से। तो जो बार बार कोलिजन होता है उसकी वजह से मेटेलिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन आयन। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लाइक चार्ज के बीच रिपल्शन होता है, अनलाइक चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, और उस वजह से जो आयन से फ्रीली मूव नहीं करते और उसकी वजह से एक तरह का इसमें रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ आयन। और इसमें आप क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन आयन। ठीक है, तो ये तो इनमें डिफरेंस हो गई है, तीन डिफरेंस। एक डिफरेंस और नोट कर लीजिए, फोर्थ वाला। इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है। देखिए जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होता है और उस वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। बट इस केस में क्या होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से आयंस का मोबिलिटी बढ़ता है और उस वजह से क्या होता है, इसका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। कंडक्टेंस बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया है मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या फर्क होता है। तो अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके जो जनरल टर्म्स हैं एक एक करके उसको अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, जनरल टर्म्स रिलेटेड टू कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये जनरल टर्म्स ही लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए हालांकि आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहला जो इसमें आपको पढ़ना है वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हम मेटेलिक कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस यूज करते हैं वही टर्म हम यहां भी यूज करेंगे। रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट क्या होगा, ओम।
तो ये तो आपको भली भांति पता है, पहले भी आप जानते हैं। रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट किया और इसका जो यूनिट है ये है ओम। नेक्स्ट टर्म है कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस को, यहां जो कंडक्टेंस है किसकी कंडक्टेंस है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। यहां हम इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी बुक में C से भी रिप्रेजेंट किया है, लेकिन कंसंट्रेशन का कभी कभी हमें यूज करना रहता है टर्म, उससे कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहां हम इसको G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कंडक्टेंस क्या है? इट इज नथिंग रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला भी बन गया, G इज इक्वल टू 1/R। ठीक है, कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये कंडक्टेंस आप G से रिप्रेजेंट करेंगे और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? MHO, महो। ओम को उल्टा लिख देंगे तो ये महो हो जाता है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है इसका, तो यूनिट को भी उल्टा कर देते हैं आप, तो ये बन जाता महो। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एक और यूनिट, और ओम पर ओम, इस तरीके से, क्योंकि डिनोमिनेटर में है रेजिस्टेंस तो पर ओम करके भी लिख देंगे, ये भी इसका यूनिट है। बट मोस्ट कॉमन जो यूनिट है वो है सीमेंस। ठीक है, सीमेंस ये है कंडक्टेंस की यूनिट। इसको हम इसको सिंबल जो S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज्यादातर केस आप देखेंगे कंडक्टेंस को हम सीमेंस इसी यूनिट से इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कंडक्टेंस। अब अगला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मेटेलिक कंडक्टर के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं इसको, और ये इसका एक फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से आता है। हम ये फॉर्मूला आप पहले भी जानते होंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो ए अपॉन एल, सॉरी एल अपॉन ए, उल्टा लिख दिया। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, जिसमें से जो रो है ये है रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये जो है रो, दिस इज द रेजिस्टिविटी। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है? इसका जो यूनिट होता है ओम मीटर, इस तरीके से इसका यूनिट होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो वो छोटे होते हैं सेल, आपको मीटर की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम वहाँ ओम सेंटीमीटर यूज करते हैं। तो आप ओम सेंटीमीटर में भी इसका यूनिट ले सकते हैं, खासकर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यह ओम मीटर भी इसका यूनिट है। ठीक है, तो ये तो हुआ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टर्म है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आप पहले भी पढ़ चुके हैं फॉर मेटल्स। यहां पे हम कंडक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है इसको एक और टर्म से हम जानते हैं, इसको कहते हैं कप्पा। ठीक है, KAPPA, और इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कंडक्टिविटी है यहाँ पे इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्या है? इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, तो सिंपली K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, और इसलिए जो इसका यूनिट है, इसका यूनिट है सीमेन पर मीटर, ये आप यूनिट यूज करते हैं, या हम सीमेंस पर सेंटीमीटर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे सेंटीमीटर की रेंज में होता है लेंथ, तो सीमेन पर सेंटीमीटर, और इसको इसका यूनिट हम लिख सकते हैं महो पर सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, महो किसका हो गया? इसका 1 अपॉन कंडक्टेंस का जो है महो, वहां से ये यूनिट लिया है, तो महो पर सेंटीमीटर। तो आप ये इस तीनों में से कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो ये वाला सीमेंस पर सेंटीमीटर वाला ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, तो इसको मैं अभी रब करता हूं। इसका मैं आपको डेफिनेशन एक बार पहले समझा देता हूं, फिर इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन है कंडक्टिविटी और कप्पा की, और डेफिनेशन क्या है एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं। द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और 1 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और
कप्पा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml आप लें किसी भी सॉल्यूशन का, जैसे मान लीजिए कंटेनर है ये, ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसमें से 1 ml का या 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक हम छोटा टेस्ट ट्यूब में ये निकाल लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इसके अंदर आयन प्रेजेंट होंगे बहुत सारे, तो जो भी आयंस प्रेजेंट होंगे उनके वजह से जो कंडक्टिविटी होगी वही है इसकी कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, तो इस जो आयंस जो 1 ml में होगा या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में होगा, उसी की वजह से जो भी होगा यहाँ पे वो होगा इसका कंडक्टिविटी, या इसको बोलेंगे कप्पा। ठीक है, समझ में आया? तो ये पूरे सॉल्यूशन का नहीं, कंडक्टिविटी का मतलब है 1 ml का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, तो ये हुआ कंडक्टिविटी। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस। तो आप नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो देखिए, अब हमें पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टेंस। जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसका कंडक्टेंस किस चीज से इफेक्ट होता है, तो सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो ज्यादा कंडक्टिव होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कम कंडक्टिव होते हैं। वो उनका नेचर पर डिपेंड करता है कि कैसे इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उनका डिसोसिएशन किस तरीके से मूवमेंट है आयंस का, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये यही पॉइंट है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दूसरा जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आप फर्दर क्लासिफाई करके लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट मोर, ये लिख लीजिए, डिसोसिएट मोर, and therefore its conductance is more। ठीक है, तो जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो ज्यादा डिसोसिएट होगा, इसीलिए उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो कम डिसोसिएट होगा, तो उस केस में उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा। तो आप ये भी लिख लीजिए, लेस। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, किस पर डिपेंड करता है कंडक्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन दिस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यदि उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो मोर द कंसंट्रेशन मोर विल बी द कंडक्टेंस, एंड लेस द कंसंट्रेशन लेस विल बी द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये हुआ सेकेंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो क्या होता है, आयंस का जो मूवमेंट बढ़ता है, आयंस का मूवमेंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको रब करता हूं, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बस ऐसा लिख लीजिए इसको। तो ये हुआ थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहां पे एरिया का मतलब है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, या तो डिपॉजिट होंगे आयंस किसी एक इलेक्ट्रोड पे, या गैस जो है वो इवॉल्व होगी। तो वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। यदि इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया ज्यादा है तो क्या ज्यादा से ज्यादा डिपोजिशन होगा, उसका रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा, इसलिए कंडक्टेंस बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो ये इसका पॉइंट लिख लीजिए और इसको इसी में आप लिख लीजिए कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ का मतलब है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड। जो कैथोड और एनोड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उसके जो बीच का जो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस L रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ लिख लीजिए सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ज्यादा सेपरेशन होगा तो आयंस को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा, उससे उसकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी, और यदि कम सेपरेशन होगा इलेक्ट्रोड के बीच तो आयंस को कम मूवमेंट करना पड़ेगा और उस वजह से उसकी जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगी। तो ये तो हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ द सेल। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए सेल कांस्टेंट। हर एक सेल का एक कांस्टेंट होता है, उसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सेल कांस्टेंट। देखिए सेल कांस्टेंट हर सेल में होता है, वो एक कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर सेल में। तो उसको समझने के लिए आप ये फॉर्मूला से समझेंगे। ये फॉर्मूला आप पहले भी जानते हैं, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपको पता है। अब देखिए जो रो है, ये रो क्या है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी यानी कप्पा। तो इसको रो की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/k, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और यहाँ पे जो L/A का जो रेशियो है यही है सेल कांस्टेंट, और इसको हम G स्टार इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि कंडक्टेंस से ये अलग हो जाए। ठीक है, तो ये जो G स्टार है, ये जो है यही सेल कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी सेल के अंदर जो सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड है और सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ये फिक्स्ड होगा, ये कांस्टेंट होगा, तो इसको हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, R इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन के। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। अब ये जो R है रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। तो इसको हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R की जगह हम लिखेंगे कंडक्टेंस यानी 1/G एंड इट इज इक्वल टू G स्टार अपॉन K, और K विल बी इक्वल टू G इंटू G स्टार। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस के टर्म्स में, ये फॉर्मूला है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के टर्म्स में। तो ये दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आपको पूछा जाता है, ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये हुआ सेल कंडक्टेंस, अभी समझ में आ गया आप, सॉरी सेल कांस्टेंट अभी समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए ये है मोलर कंडक्टिविटी, ये इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। मोलर कंडक्टिविटी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है लैम्डा, ये उल्टा V है, उल्टा V जैसे आपको दिखेगा या A जैसा भी आपको दिखेगा। ये है लैम्डा और यहाँ M लिखा है, मतलब ये मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है। अब इसकी डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, क्या कह रहा है डेफिनेशन, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, इसमें यदि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का आपने डाल दिया 1 मोल, ठीक है, तो जब आप 1 मोल मिला देंगे इसके अंदर और उस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो आयंस क्रिएट होंगे और उनकी वजह से जो भी कंडक्टिविटी होगी वो कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर का मतलब 1 मोल की वजह से जो कंडक्टिविटी है वो मोलर कंडक्टिविटी। अभी आपको समझ में आया। अब ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, ये इसका फॉर्मूला है, K है कप्पा एंड C इज द कंसेंट्रेशन। ठीक है, बट यहां पे आप ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला है इसमें जो कप्पा की यूनिट है दिस इज सीमेंस पर मीटर। ठीक है, और ये जो कंसंट्रेशन है यहां पे जो इसकी यूनिट है दिस इज मोल पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट है। बट हम जनरली ये यूनिट यूज नहीं करते हैं, हम सीमेन पर सेंटीमीटर वाला यूज करते हैं कप्पा का, और कंसंट्रेशन में हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर देते हैं मोलैरिटी से, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन आएगा आपके पास वो मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये वाला जो कंसंट्रेशन है मोल पर मीटर क्यूब, ये वाला यूनिट जनरली यूज नहीं होता है। तो यही फॉर्मूला देखिए चेंज हो जाएगा जब आप इसका यूनिट चेंज करेंगे और इसके जगह कंसंट्रेशन C की जगह हम मोलैरिटी टर्म्स अगर ऐड करेंगे तो यही फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा, डेल्टा M विल बी इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M मोलैरिटी।
ठीक है। तो आप यूनिट चेंज करेंगे और कंसंट्रेशन की जगह मोलैरिटी आ जाएगा। अब जो यहाँ पे जो K है इसका यूनिट है सीमेन पर सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रखना। अब इस फॉर्मूले में इसका यूनिट हो गया सीमेन पर सेंटीमीटर और ये मोलैरिटी है मोल पर लीटर, ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो जब आप यूनिट चेंज करते हैं तो इसमें 1000 ये मल्टीप्लाई हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अब ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी, अब आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूला है, आपको ये पता है मोलर कंडक्टिविटी, ये है कप्पा, ये है मोलैरिटी। अब इसका न्यूमेरिकल में किस तरीके से इसका यूज किया जाता है तो हम इसका एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो देखिए ये एक एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम। इसमें दिया क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl इज 100 ओम if the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. The conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is 1.29 Siemens per meter, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो एक एक करके हम धीरे धीरे करके आपको मैं सॉल्व एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करते जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो सेल का कंपैरिजन है। हमारे पास दो कंडक्टिविटी सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो मैं यहाँ आपको एक बार बना के बता देता हूँ। एक ये सेल है, ठीक है, दूसरा ये सेल है। अब दोनों ही सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो KCl है, इसमें भी KCl है और इसमें भी KCl है। अब फर्क क्या है इसमें जो कंसंट्रेशन है उसका फर्क है। एक जो है इसमें जो है ये जो कंसंट्रेशन है इसकी दिया हुआ है 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है। दूसरा दिया है 0.02 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये मोल पर लीटर क्या होता है, ये मोलैरिटी होती है, तो ये इसकी मोलैरिटी दी है, एक दिया है 0.02, एक दिया है 0.1, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या बोला है, जो 0.1 मोल कंसंट्रेशन वाला KCl सॉल्यूशन है उस सेल का रेजिस्टेंस दिया है, यानी R दिया है, इस सेल का R दिया है 100 ओम, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या दिया है, जो 0.02 मोल पर लीटर जो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है इसका रेजिस्टेंस भी दिया है, इसका रेजिस्टेंस है लेट्स से 520, इसको हम R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, ठीक है। और इसका मोलैरिटी दिया है और रेजिस्टेंस दिया है। अब इसको देखिए, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, तो हमें कंडक्टिविटी यानी कप्पा निकालना है और मोलर कंडक्टिविटी मतलब डेल्टा एम निकालना है, इसमें भी और इसमें भी कप्पा और डेल्टा एम निकालना है। इसके अलावा इसमें और इंफॉर्मेशन क्या दी है, जो 0.1 मोल पर लीटर वाला जो KCl सॉल्यूशन है उसका कंडक्टिविटी, ठीक है, उसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है। अच्छा हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पे इसको नहीं निकालना, इसमें दोनों निकालना है, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी, इसका केवल मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, इसका कंडक्टिविटी यानी कप्पा दिया हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज गिवन एज 1.29 सीमेन पर मीटर, 1.29 सीमेन पर मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो पहले आप ये समझिए कि ये जो दोनों सेल है ये दोनों सेम सेल है, इनका कंस्ट्रक्शन सेम है, बस इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग है। तो इसका ये मतलब हुआ दोनों ही सेल का सेल कांस्टेंट सेम होगा, ठीक है, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, पहले ये इंफॉर्मेशन इसमें दिया है, इससे हम इसका सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे, तो जो इसका सेल कांस्टेंट होगा वही इसका भी सेल कांस्टेंट होगा। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला भी निकाला था। सेल कांस्टेंट का ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, कप्पा इज इक्वल टू G स्टार अपॉन R। देखिए ये सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसके लिए पहले वाले 0.1 मोल पर लीटर वाले सॉल्यूशन की बात करें, K दिया है, ये दिया है 1.29, ठीक है, सीमेन पर मीटर है ये, इसको भी यूनिट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर ये G स्टार डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस 100 ओम है। अब देखिए ये क्या है, ये दिया है 1.29 सीमेन पर मीटर, लेकिन हम जनरली यूज करते हैं सीमेन पर सेंटीमीटर वाली यूनिट। तो अगर इसको आपको पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा,
ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम 1.29 को अगर डिवाइड कर दें 100 से, अब ये हो गया सीमेन पर सेंटीमीटर, सीमेन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। जी स्टार ऐसे ही है, डिवाइड बाय 100, 100 से 100 कट गया, तो सेल कांस्टेंट देखिए ये आ गया, सेल कांस्टेंट इज 1.29, ठीक है। और ये क्या है, पर सेंटीमीटर। सेल कांस्टेंट की जो यूनिट होती है, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज लेंथ अपॉन एरिया, तो एक्चुअली दिस इज पर सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर के टर्म में हमने जी की वैल्यू निकाल ली, सेल कांस्टेंट हमें मिल गया है, ठीक है। अब इस सेल कांस्टेंट का यूज करके हम दूसरे सेल का कप्पा यानी K2, ये K1 ले लेते हैं, इसका K2 लिख लेते हैं इसका कप्पा, तो K2 निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूला लगाएंगे तो K2 विल बी G स्टार अपॉन R। सेकेंड सेल के लिए जो सेल कांस्टेंट है, जो फर्स्ट सेल का है, सेकेंड सेल में भी सेल कांस्टेंट वही होगा, यानी 1.29 होगा, डिवाइड बाय R। यहाँ पे R की जगह R2 है, रेजिस्टेंस इसका दिया है 520। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने पे आंसर जो आएगा दिख रहा है यहाँ, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 2.48 इंटू 10 टू द पावर -3 सीमेन पर सेंटीमीटर। देखिए हमने यहाँ पर सेंटीमीटर में निकाला, आप चाहे तो इसको पर मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम ये सेंटीमीटर वाला यूनिट ले रहे हैं। तो देखिए सेकंड सेल का आप कंडक्टिविटी आ गया, फर्स्ट सेल का कंडक्टिविटी ऑलरेडी दिया था, हमने सेल कांस्टेंट निकाल लिया है। अब हमको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। हम इसका और इसका दोनों का मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका है, यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ। तो डेल्टा M इज इक्वल टू K इंटू 100 अपॉन मोलैरिटी, सिंपली ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट सेल के लिए K ऑलरेडी है 1.29, ठीक है, नहीं ये इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीमेन पर मीटर है, सीमेन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो K की जगह आप लिखेंगे 1.29 और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, इंटू 1000 है पहले से, और अपॉन में मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी 0.1 दी है, तो यहाँ लिखेंगे 0.1। अब इसको आपको सिंपली सिंप्लीफाई कर लेना, तो देखिए इसका 2 0 इससे कट जाएगा, ठीक है। अब ये 0.1 है, ये 0.1 हटाएंगे तो 1 0 फिर ऊपर आ जाएगा, और ये 100 बन जाएगा, और 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 129 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो ये मोलर कंडक्टिविटी निकली किसकी, ये वाले सेल की 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है। लेकिन हमको पूछा क्या गया, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। मैंने हालांकि इसकी भी निकाल दी, आप अब इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी सेम फॉर्मूला इस सेल के लिए आप लगाएंगे, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा M इज इक्वल टू K इंटू 100 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है। तो K यहाँ पे जो है कंडक्टिविटी ऑलरेडी हमने सेंटीमीटर में निकाल के रखी है, सीमेन पर सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपली 2.48 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, मोलैरिटी इसका कितना है 0.02, ठीक है 0.02। अब देखिए क्या होगा, 10 टू द पावर -3 और 1000 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अब आपको इसको सिंपली इससे डिवाइड कर देना है, तो डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 248 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से डिवाइड हो गया तो 124, ठीक है 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो इसका आंसर हुआ 124। अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखिए इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इसका ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ, देखिए ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा इक्विवेलेंट से। हम जो मोलर कंडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं वो डेल्टा अलग है, और ये डेल्टा थोड़ा सा अलग है, बोलते दोनों को ही डेल्टा ही है, ठीक है। तो सॉरी डेल्टा बोल रहा हूँ, लैम्डा बोलते हैं, दोनों को ही हम लैम्डा ही बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला है K इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ बस इस चीज का फर्क हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट। पिछले केस में हमने मोलर कंडक्टिविटी में क्या पढ़ा था, अगर किसी भी सॉल्यूशन में 1 मोल डाल देंगे इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी हुई वो मोलर कंडक्टिविटी होगी। लेकिन यहाँ पे हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर डाल दें
इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी हुई वो कहलाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, पिछले फॉर्मूले में यहाँ पर डिनोमिनेटर में मोलैरिटी था, यहाँ पे नॉर्मेलिटी है, बस इसका फर्क है, बाकी सब सेम है। तो देखिए ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको नॉर्मेलिटी के टर्म्स में दिया होगा तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन जब कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में दिया होगा तब आप मोलर कंडक्टिविटी वाला टर्म यूज करेंगे। ठीक है, और इसका जो SI यूनिट है ये भी नोट कर लीजिए, SI यूनिट ये है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, पर ग्राम इक्विवेलेंट ये इसकी यूनिट है। ठीक है, पिछले केस में जो मोल था बस मोल को रिप्लेस कर दिया हमने ग्राम इक्विवेलेंट से, तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बन गई। अब इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है विच इज ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसमें दिया क्या है, फॉर 0.01 नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन द रेजिस्टेंस इज 200 ohms एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है नॉर्मेलिटी के टर्म्स में दिया है, इसलिए आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा जा रहा है। यदि ये मोलैरिटी में होता तो आपको मोलर कंडक्टिविटी पूछी जाती। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है 25 डिग्री सेल्सियस पे 200 ये गिवन है, और ये G स्टार का मतलब सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, आपको लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला पहले आप लिख लें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी ये होता K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। यार नॉर्मेलिटी तो आपको दी है, लेकिन यहाँ पे कंडक्टिविटी या कप्पा जो है वो दिया नहीं है, तो उसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कप्पा का फॉर्मूला सेल कांस्टेंट का टर्म्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ, इट इज G स्टार अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो G की तो वैल्यू दी है इट इज 1, रेजिस्टेंस दिया है 200, तो कप्पा की वैल्यू हो गई 1/200। ये वैल्यू इस इक्वेशन में आप रखेंगे और आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। तो मैं यहीं रख देता हूँ, दिस इज 1/200। ठीक है, K की वैल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी दिया है 0.01। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, और इसको अलग से ऐसे कर लेता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 200 और इसको 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये बचा सिंपली 1000/2। अब इससे इसको भी आप काट देंगे तो ये सिंपली हो गया 500, दिस इज व्हाट इज सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से देखिए आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, बस फर्क ये है ये नॉर्मेलिटी के केस में यूज होगा और पिछला वाला मोलैरिटी के केस में होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बुक के और क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, जो भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।